अब दरिया किनारे का इलाका देख लीजिए जहां पे मछुआरे हैं। 2004 का सुनामी सबको याद होगा, 2004 का सुनामी, जबकि हमारे इलाकों में बहुत असर नहीं पड़ा था, लेकिन मछुआरों के लिए, दरिया किनारे रहने वाले लोगों के लिए उनका जीवन एक तरीके से खत्म ही हो गया था बहुत समय के लिए, क्योंकि पानी ऐसे आके, मतलब लहर ऐसा आया, जिस समुद्र के साथ बच्चे खेलते थे रोज, वो समुद्र ने इतना भयानक रूप ले लिया उस दिन कि मतलब आदमी जहां खड़े उसके 50 मीटर ऊपर तक पानी उठा। सोचिए 50 मीटर ऊपर तक पानी उठने का मतलब 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर अंदर के शहर डूब गए इस पानी से। तो इस तरीके का गुस्सा अगर धरती को आ रहा है, या इस तरीके का एक परिवर्तन धरती में हो रहा है, ये पिछले 250 साल में इंसान ने किया क्या जिसके चलते ये हो रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। लेकिन उसको, क्योंकि उसको बिना समझते हुए हम अपने सहयोगों का, समर्थनों का बात नहीं कर पाएंगे। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर दिस सेशन that we actually think about it as building solidarities, but one level be trying to build solidarities of fish workers, forest workers, handloom weavers, all of that. Yesterday we were all in the natural resource based community session also. But here the context is also, while the world has, like in the last 200 and 250 years since industrial revolution, the world has collapsed into such a major crisis, which is now recognized by everybody. Till 10 years back, they were all saying, no, there is no crisis, there is no issue, you are all making it up. This is all environmentalist argument and all of those. But now everybody recognizes there is a very major environmental climate crisis that is happening. Now, how do we, as people who are resisting this, how do we build our solidarities in terms of fighting the climate regime? FOE India यही सोच के साथ शुरू हुआ था। फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ, ये दुनिया भर का एक ऐसा एक आंदोलनकारी संगठन है जिसको हर राज्य से एक ही संगठन को उसका मेंबरशिप मिलता है। तो 2014 से लेके 18 तक भारत का मेंबरशिप एप्लीकेशन चला, उसके बाद 2018 में जाके भारत को मतलब मेंबरशिप मिला। फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ, धरती के दोस्त, इस संगठन का नाम ही धरती के दोस्त नाम से है। तो ये सत्र शुरू करने के लिए मैं सिर्फ एक थोड़ा सा, मतलब जो सैकड़ों साल पहले हमारा एक आदिवासी नेता ने, जिसको सियाटल अमेरिका में एक जगह है, वहाँ का एक आदिवासी नेता ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी लिखा था। वो बोल रहा है, द प्रेसिडेंट इन वॉशिंगटन सेंड्स वर्ड दैट ही विशेस टू बाय आवर लैंड। तो अमेरिका में बैठा हुआ प्रेसिडेंट जो है अमेरिका का, वो हमें ये बोल रहा है कि वो जमीन खरीदना चाहता है हमसे। एक आदिवासी चीफ जो है, मुखिया जो है, वो बोल रहा है, प्रेसिडेंट हमें बोल रहा है कि वो जमीन खरीदना चाहता है। बट आप आसमान कैसे बेच सकते हैं? जमीन कैसे बेच सकते हैं? पानी कैसे बेच सकते हैं? ये आइडिया जो है आपका कि आप जमीन खरीदना चाहता है, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल चीज है समझने के लिए भी। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को लिखते हुए ये बोल रहा है, अगर हमें इस हवा का जो एक जुझारूता है और पानी का चमक जो है, ये हम मालिक के तौर पे नहीं कर सकते उसको, हम उसको मालिकाना समझ से नहीं लेते हैं। हवा का जो झोंका जो है या फिर पानी का चमक जो है, वो हम मालिक नहीं है उसका, हम उसके साथ हैं। इसको खरीद कैसे सकते हैं? जिस धरती का खरीदने के लिए आप बात कर रहे हो, उस धरती का एक एक हिस्सा हमारे लोगों के लिए वो सिर्फ उनका इतिहास या विरासत नहीं है, उनका पूरा समझ उससे बना हुआ है। जिस पानी को आप खरीदने की बात करते हैं, जिस नदियों को आप लेने के लिए बात करते हैं, वो हमारा पूर्वजों का खून है। उसको आप खरीद कैसे सकते हैं? नदियां हमारे भाई बहन हैं, वो हमारे प्यास को मिटाते हैं।
तो इसलिए भी जरूरी है कि आप उनको बेच खाने के लिए या बेचने लेने का भाषा में उसके बारे में लेन देन करने का बात ना करें। आज जब सरकारें पूरे तरीके से उतर आ चुका है इस काम में कि कंपनियों के लिए, कॉरपोरेट खजानों के लिए बड़ा करने के लिए, पूंजी को बड़ा करने के लिए जमीन, जंगल, पानी, खदान, खनिज, ये सब चीज़ों को बांट खाने का जब बात कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन का, निजीकरण का एक बात जब चल रहा है, he goes on to say that how is it that you can buy and sell the freshness of the air, the sparkling of the water, and they are our brothers and sisters, they quench our thirst. How can you ever sell these as commodities in the market? That's a question that Seattle chief is raising to the US president, written 200 years back. That is the cultural difference that is existing between those who are wanting to appropriate and those who are wanting to resist, to protect. And I think that's a difference that is fundamental to our existence when we look at the whole question of climate justice. बात मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं ये सोच रही थी क्योंकि मेरी जो शुरुआत हुई इस पूरे काम में 25 साल हो गए। इस साल मेरे 25 साल पूरे हो गए, पिछले साल 23 में। और मैं काफ़ी बार इसको रिफ्लेक्ट करती हूँ कि क्या इस बीच में मैंने क्या सीखा और क्या समझा और आज के दिन क्या चल रहा है। तो एक अलग अलग दौरों से जो है पर्यावरण, जिसको हम कहते हैं कि पर्यावरण और प्रकृति और जल जंगल जमीन के जो मुद्दे हैं, जो आंदोलन हैं, ये काफ़ी पिछले कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद, लेकिन उससे पहले से वो काफ़ी दौरों से गुजरा है। और मैं चाहूँगी कि हम वो उस पर बात हम लोग करें और आप लोगों से भी सुनना चाहूँगी क्योंकि जब अंग्रेज़ आते हैं, और मैं अंग्रेज़ों से शुरुआत इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पड़ाव था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो संसाधन हैं या प्राकृतिक संसाधन जल जंगल जमीन है उस पे सबका बराबरी से अधिकार था, ये मानना गलत होगा। क्योंकि हमारे पितृसत्ता और जाति व्यवस्था में भी जो है वो ऊंच नीच और गैर बराबरी का एक पूरी व्यवस्था है, जिसमें ओनर्स ऑफ लैंड पुरुष को माना गया है और उसमें जो उच्च जाति है उसको माना गया है। लेकिन आज हम जहां पहुंचे हैं उसमें कई व्यवस्थाएं हैं और उसको वैश्विक रूप से भी देखने की ज़रूरत है, जिसमें उपनिवेशवाद एक बहुत बड़ा जो अंग्रेज सरकार ने आके जिस तरह से दखल किया, क्योंकि उनका मुख्य काम था कि संसाधनों पे कंट्रोल करना ताकि वो अपनी सत्ता चला सकें, अपना साम्राज्य चला सकें। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो आज़ादी के बाद चाहे जंगलात विभाग है या आप लोगों ने पूरी जो लड़ाई लड़ी है वो इसी सोच से चल रहे सारे एक व्यवस्था के खिलाफ है, जो उसी साम्राज्यवादी सोच से चल रही है, जिसमें लोगों को सिर्फ माना गया है कि आप मजदूर हैं या फिर आपका अधिकार नहीं है संसाधनों पे। और हर बार वो अधिकार जताने के लिए संघर्ष जो हुए हैं उसको हम मानते हैं कि ये असली जो है प्रकृति को बचाने के जो संघर्ष हैं वो ये रहे हैं, ना कि जो सरकार ने नाम दिया कॉन्जर्वेशन या संरक्षण, जो हमेशा से अंग्रेज सरकार ने अपने वन विभाग के माध्यम से कि जंगल खत्म हो जाएंगे, वो जंगल खत्म हो जाएंगे का डर क्या था कि हमारे लिए खत्म हो जाएंगे, हमारी जो हमें जो उसका जो व्यावसायिक जो दोहन करना है उसके लिए खत्म हो जाएंगे जंगल, वो था। हम जानते हैं बेहतर प्रबंधन कैसे करना है। जर्मनी की टेक्निक से हम प्लांटेशन करेंगे, उस प्लांटेशन से या उस पौधारोपण से किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं वो हम अंग्रेजों के समय से देख रहे हैं कि जैसे हिमालय में चीड़ लगाया तो उस चीड़ से आज जो है आग इतना बड़ा संकट बन गई है जो हिमालयी राज्य है कि जहाँ पे उसके जो पत्ते गिरते हैं वहाँ पे बिल्कुल लाइव बॉम्ब के तरह है, अगर एक तीली भी गिर जाए तो जंगलों में आग लग जाती है।
और हम फिर कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम ये नहीं कहते हैं कि जंगलों में चीड़ किसने लगाया, किसने टाइम बॉम्ब हमारे गांव के सामने लगा दिया। वहां चरागाह थे, वहां जंगल थे, उसको काट के चीड़ के जंगल अंग्रेजों ने शुरू किए और वन विभाग ने उसको वो लगाते गए। तो अगर हम इसको क्लाइमेट चेंज कहेंगे कि ये आग इसलिए लग रही है क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो ये पूरी तरह से सच नहीं होगा। तो जब हम कहते हैं कि क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट चेंज, ये एक तो पहले ये कुदरती नहीं है, ये व्यवस्थागत समस्या है, ये उपनिवेशवाद पूंजीवाद से जुड़ी हुई है। दूसरा, इसके लिए सब बराबर से जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जो है कुछ देश, कुछ वर्ग के लोग, कुछ जाति के लोग वो ज्यादा जिम्मेदार हैं। और तीसरा, प्रभाव सबसे ज्यादा कौन झेल रहा है? प्रभाव सबसे ज्यादा, ये भी एक अन्याय का मुद्दा है। कश्मीर से लेकर दार्जिलिंग तक जितना भी एरिया है ये ग्लेशियर्स पे डिपेंडेंट है और ये सारा पानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है। करीबन 70% वाटर इंडिया में ग्लेशियरों से ही आता है। लेकिन मैं कश्मीर की एग्जांपल आपको दूंगा। जो अमरनाथ यात्रा वहाँ पे शुरू होती है, वहाँ पे इस साल गवर्नमेंट ने रोड भी बनाया है, जो कि एक बहुत ही इको सेंसिटिव जोन था जहाँ पे रोड नहीं बनना चाहिए था। हालांकि अगर लोग वहाँ पे एज ए टूरिस्ट जाते, वहाँ पे वो तो अच्छा था, रिलीजन लिमिटेड था, उन्होंने उसको 3 महीने कर दिया, करीबन 70 डेज प्लस कर दिया। तो इससे आप देखते हैं कि हमारा जो वाटर रिसोर्स है वो डे बाय डे खत्म होता जा रहा है। आई विल गिव द एग्जांपल। आप 2015 तक हमें ये कंसेप्ट ही नहीं था कि क्लाइमेट जस्टिस क्या है, या क्लाइमेट, कश्मीर में सिर्फ नाम सुना था इसका, लेकिन ग्राउंड पे इसका कुछ असर नहीं था। लेकिन जब से एब्लिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, कारपोरेट माइनिंग स्टार्ट हुई है कश्मीर में, और कारपोरेट माइनिंग स्टार्ट होने के बाद जो वाटर टेबल था वो बहुत डाउन हो गया है, और जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है उसके लिए पानी अब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो दरिया थे उनकी डीपनेस डाउन हो गई है, और जिसके कारण इन फ्यूचर एग्रीकल्चर के लिए बहुत प्रॉब्लम बन जाएगी। तो लेकिन अगर हमें वहाँ पे काम करना है तो वी हैव टू बिकम यूनाइट अबाउट दिस इशू। पूरे जितने भी एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो पर्टिकुलरली इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पे काम करना चाहते हैं, उनको कश्मीर जैसे इशू पे बात करनी चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या किसी इशू से नहीं जुड़ा। ये एक वो इशू है जो हर समाज, चाहे जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उनके लिए एक इशू है। जहाँ तक क्लाइमेट चेंज की बात है, अभी बहुत गांवों में पानी सूख रहा है, तो बोलते हैं कि जंगल की कटाई की वजह से सूख रहा है, लेकिन गांव वालों को हमारा जो झूम खेती जो बोलते हैं, हर 2 साल में एक खेत बनाते थे, वो बंद करवा दिया। लेकिन अभी रबर प्लांटेशन के लिए कटाई करवाता है, अभी चाय बागान लगाने के लिए कटाई करवाता है, कॉफ़ी के लिए करवाता है। अभी तो सबसे नया जो है वो पाम ऑयल के लिए पूरा भारत सरकार पैसा दे रहा है। उत्तर पूर्व के जितने आदिवासी ज़मीन है वो पाम ऑयल के लिए इन लोग इन्वेस्ट कर रहा है, सरकार के थ्रू कंपनी वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब चल रहा है। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारे अपने बच्चे भी गांव में कोई नहीं रह रहा है, तो गांव का प्रॉब्लम अभी प्रॉब्लम नहीं रह गया। और गांव को छोड़ के हमारे बच्चे भी शहर में आ रहे हैं, तो शहर में एक बेनाम ज़िंदगी जी रहे, एक छोटी सी खोली लेके, भाड़े का घर लेके उसमें रह रहा है। तो अभी हमारा प्रॉब्लम अपने बच्चों को ये जो दुनिया अभी जो चल रहा है, इस शताब्दी का जो भी हम लोगों के सामने ज़िंदगी है, उसके लिए तैयार करना है ना, आने वाले दिनों के लिए तैयार करना है, या अपने पूर्वजों के ज़मीन में उनको वापस ले जाने की तैयारी कैसे करें। तो इस पे भी थोड़ा हमको चिंतन करना बहुत ज़रूरी है, मंथन करना बहुत ज़रूरी है। तो नेपाल के साथ हमारी एक बहुत मजबूत हमको सॉलिडारिटी करनी है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर पूरी टीम आए हैं, बैठे हैं। कल से परसों से हम लोग 4-5 दिन से यहाँ के कॉमरेडों से बात कर रहे हैं, उनसे हम तालमेल कर रहे हैं, कई मीटिंगों में साथ भी रहे, हमारे मीटिंगों में वो लोग आ भी रहे हैं। तो पूरी जल जंगल जमीन की बचाने की स्ट्रैटेजी, फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ का पूरा मुद्दे को हम लोग हमने जो डिक्लेरेशन बनाया है, जो पूरा हमने आह्वान किया, उसको लेकर हमको चलना आगे। और हमको कल इसका एक नया यहाँ से डिक्लेरेशन बनाना है, घोषणा पत्र,
जो हम नेपाल में लेंगे। हम WSF नेपाल के नाम से उस घोषणा पत्र को जारी करेंगे और पूरी दुनिया में फैलाएंगे। और सामुदायिक जो है, हम जो नेचुरल रिसोर्स बेस हम काम कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए, हम उसकी शुरुआत नेपाल से करेंगे, सॉलिडारिटी में काम करेंगे। शुक्रिया साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा। गुजरात में अलंग करके एक जगह है, गुजरात राज्य में अलंग करके एक जगह है, जहां पे 14 किलोमीटर तट का इलाका, दरिया किनारा जो इलाका है, वो एक मतलब भारत का गुजरात मैरीटाइम बोर्ड है, उनके हाथ में है। वहां पे कोई मछुआरा नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। ये पिछले 40 साल से चल रहा है। और वो क्या करते हैं पता है? दुनिया के सबसे बड़ा शिप तोड़ने वाला जगह है वो, शिप तोड़ने वाला जगह। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों के सामने। अब ये शिप तोड़ने वाला जगह का मकसद क्या है? दुनिया के जितने बड़े बड़े विकसित देशों का जो पुराने जो जहाजें हैं, उसको लाके, बोट है, शिप है, शिप माने मतलब एक शिप 1-2 किलोमीटर बड़ा वाला शिप टाइप का शिप है, ऐसा छोटा मोटा मामला नहीं है। 2000-2500 मीटर लेंथ वाले शिप्स की हम बात कर रहे हैं, उसको लाके यहाँ पे तोड़ते हैं। अब ये अपने अपने देशों में क्यों नहीं तोड़ते हैं? इसका ठेका हमने क्यों लिया है? और इससे जो पर्यावरण का जो नुकसान होता है, स्वास्थ्य का जो नुकसान होता है, पानी का जो नुकसान होता है, जो प्रदूषण होता है उसके, क्योंकि आप जिस प्रदूषण की बात कर रहे हैं हम उसको गिनती में नहीं कर पाएंगे। एक एक शिप तोड़ने में लाखों टन वेस्ट निकलता है उससे। तो ऐतिहासिक अन्याय की जब हम बात करते हैं, ऐतिहासिक दमन की हम बात करते हैं, हमें ये समझने की जरूरत है कि क्लाइमेट जस्टिस भारत जैसे देश में, दक्षिण एशिया जैसे जगहों में जाति का मुद्दा बिल्कुल उसमें बहुत गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है। इसको हमें समझने की बहुत सख्त जरूरत है। और उसको बिना समझते ये भारत में ये लड़ाई ब्राह्मणिज्म के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ भी जब तक नहीं होंगे, पर्यावरणिक न्याय का मामला नहीं हो पाएंगे। देखिए, ये मामला जो उन्होंने कहा ऊपर वाला नीचे वाले का मामला है। करता कोई गुनाह कोई और, भुगता कोई और है। तो उस पर शेर है पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान को जानते वहाँ कितना जुल्म हुए। एक महिला शायर की है, अब इतनी सादगी कहाँ से लाऊं, सादगी माने सरलता, भोलेपन, इतनी सादगी कहाँ से लाऊं, जमी की खैर मांगे आसमां से। जमी मतलब जो धरती पे रहते हैं नीचे, और जो ऊपर वाले हैं उससे हम नीचे वाले की भलाई मांग रहे हैं। ये नहीं हो सकता। हम इतने भोले भाले लोग नहीं है। इस राजनीति को समझना पड़े। जो हमारे कैमूर के बुजुर्ग साथी ने कहा कि अन्याय है तो अन्याय का 2 हिस्सा होता है, एक अन्याय करता है, एक भुगतता है। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति में विरोधाभास होता है। उस विरोधाभास में प्रकृति रहते हैं एक दूसरे के तालमेल में। गड़बड़ यह हो गया कि विरोधाभास तो जब से सभ्यता मानी विरोधाभास तो है। ये झगड़ा बहुत पुराना है, 2500 साल की है, लेकिन कोई तालमेल नहीं रहा। हम जो बात कर रहे हो उनके पास नहीं जाओ, सुनता भी नहीं है, और वो जो बात कर रहे हो हम नहीं जानते। गड़बड़ यहाँ है। इतिहास पीछे नहीं जाता, आगे जाता। किसी ज़माना में गरीब आदमी, इंसान को, मजदूर को जंजीर से बांधा रखा जाता था। वो गुलामी प्रथा से लोग निकल के आए, लड़ के आए। फिर सामंती से पूंजीवाद, फिर दुनिया में समाजवाद, प्रजातंत्र की बात हुई। एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था इंसान ने बनाया और गरीब लोगों ने बनाया, मेहनतकश ने बनाया, ऊपर वाले नहीं बनाया। तो हमको अपने भरोसा रहना चाहिए अपने आप पे कि अगर हम एक होंगे, संगठित होंगे, जो बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए, और ये मंत्र में हमको चलना पड़ेगा। आगे बहुत बड़ा रास्ता है, लंबा रास्ता है, लेकिन भविष्य अंधकार नहीं है, भविष्य रोशनी है।
देखिए, धरती को हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये गलत फहमियाँ है, ये घमंड है टेक्नोलॉजी की, हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते। धरती का क्या है, करवट बदल लेगा, जो दुनिया खत्म होगा वो दुनिया नहीं खत्म होगा, लोग खत्म होगा। समाज, दुनिया के ऊपर समाज रहते हैं, समाज अगर प्रकृति के साथ तालमेल खोएगा, समाज को नुकसान है, प्रकृति को कुछ नहीं होगा। उधर एक करवट बदलेगा, सब गए, कहीं आग लग जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। तो इसको बचने का एक ही रास्ता है कि हम अपने इलाके में, के साथियों ने बहुत अच्छी तरह बताया, जो आदिवासी संस्कृति है वो भूमिज संस्कृति है, जो धरती माँ के साथ जुड़ा हुआ है। उधर के लोग मदर अर्थ बोलते हैं, हम यहाँ धरती माँ बोलते हैं, और धरती माँ है तो उसके साथ मिलके हमको रहेंगे, उसके नियमों के हिसाब से चलेंगे। अपनी लालच को कम करना पड़ेगा, अपनी जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद एक ही बात से जीता है, मुनाफा, और जो वेस्टेज करता है ना, कबाड़ में डलता है, और जितना उपभोग करता है उससे ज़्यादा कबाड़ में फेंकता है। समस्या यह है, और दुनिया में लोग गरीब भूखे रहते हैं। इस तालमेल के लिए हमें संगठित होकर लड़ना पड़ेगा। अन्याय केवल सामाजिक नहीं है, राजनीतिक है, आर्थिक है। इन तीनों अन्याय के खिलाफ को जोड़ के देखना पड़ेगा। हम एक लाइन में जाएंगे, बाकी दो लाइन में गड़बड़ हो जाएगा। इन तीनों का जो संबंध है उसको समझना पड़ेगा, अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा, फिर हम जरूर जीतेंगे। हाँ, हम भी मानते हैं सोलर एनर्जी अल्टरनेटिव है, हाइड्रो एनर्जी नहीं है। पहले इंडिया में 25 मेगावाट का जो हाइड्रो पावर है उसको ग्रीन एनर्जी बोलते थे। अभी मोदी के पीरियड, मोदी आने से कॉरपोरेट के लिए 1000 मेगावाट जो भी हो, बड़ा बांध हो, बांध के लिए जितने भी पावर हो हाइड्रो पावर, वो ग्रीन एनर्जी हो गया। क्योंकि वो दिखाने के लिए पेरिस एग्रीमेंट को हम ग्रीन एनर्जी कर दिया, 5000 मेगावाट का डैम बना दिया। और उसके लिए क्या होता है, उसके लिए जंगल खत्म कर दो, उसके लिए लोगों को उसके उजाड़ दो, उसको आजीवन खत्म करो, और वो पानी को भी फिर कॉर्पोरेट के लिए इस्तेमाल करो। तो ये जो प्रक्रिया है, तो ये ग्रीन एनर्जी नहीं है, ये ग्रीन टेक्नोलॉजी ग्रीन के लिए नहीं है, ये उल्टा है, प्रॉफिट के लिए है। और इतने लॉसेस होता है। तो हम जब बोलते हैं कि क्लाइमेट जस्टिस क्या है, हमने बोलते हैं क्लाइमेट जस्टिस अर्थ जल, जंगल, जमीन, उसको जैसे रहना है रख दो और लोगों का अधिकार बनाओ। व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है, ये मूल कारण है। जब मानते हैं, वैज्ञानिक भी लोग मानते हैं, वही जो प्रक्रिया, जिस तरह आप माइनिंग करते हैं, जिस तरह खनिज खत्म करते हैं, जिस तरह नदियाँ सूखती है, जिस तरह हिमालय में मेल्टिंग होता है, ग्लेशियर मेल्टिंग होती है, तो वही कारण है तो ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग को जब्त करने के लिए, बंद करने के लिए, तो इसको कम करना जरूरी है। यो बोलते हैं कम करो, पीछे जाओ। उनका सजेशन है, वो कोई कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का नहीं, समाजवादी नहीं है, वो वही है, पूंजीवादी देश के वैज्ञानिक भी है, भारत के भी है, वे सब लोग हैं। ये वैज्ञानिक जो बोलते हैं, ये सच को निकालें और रास्ता भी दिखाया कुछ हद तक, वो रास्ता दिखाया, वो अभी नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है कि अभी जो विकास की प्रक्रिया, पूंजीवादी प्रक्रिया, प्रॉफिट के लिए जो पूंजीवादी प्रक्रिया, मार्केट फोर्सेस है, बाजार शक्ति जो है, ये सभी को कैप्चर किया है। प्रकृति के संशोधन को कैप्चर करने के लिए पहले गवर्नेंस, गवर्नमेंट को, प्रशासन को, पुलिस को, सबको ये कैप्चर किया है, तभी वो व्यवस्था, पूरा पूंजीवादी व्यवस्था अभी चला है। वो कारण है क्लाइमेट इनजस्टिस के लिए। और क्लाइमेट जस्टिस क्या है, हम बोलते हैं कि क्लाइमेट जस्टिस है ना, लोग जब जमीन के लिए लड़ते हैं, गोली भी खाते हैं, मरते भी हैं, जेल भी जाते हैं, वो है ये जंग केवल विस्थापन के विरोध नहीं है, वो दुनिया को बचाने के लिए ये ही क्लाइमेट जस्टिस के लिए लड़ते हैं। मतलब एक समय था कि जैसे चिपको आंदोलन हुआ, अब चिपको आंदोलन को हम समझते हैं कि ये पेड़ से महिलाएं चिपक गई तो वो आंदोलन था पेड़ बचाने का आंदोलन, वो जल जंगल जमीन पे अधिकार का आंदोलन था।
क्योंकि यूपी के जो ठेकेदार थे वो पहाड़ों में आके पेड़ काट रहे थे। तो इस तरह के आंदोलन हुए, तभी जाके कई कानून और नीतियां जो है हमारे देश में बनी पर्यावरण को बचाने के लिए। लेकिन अब 1990 के बाद क्या हुआ, जैसे निजीकरण और वैश्वीकरण शुरू होता है तो साथ में एक पर्यावरण के बहुत सारे कानून भी आते हैं कि ठीक है तुम लोग कचरा बहुत ज्यादा पैदा कर रहे हो तो हम तुमको बताएंगे कि किस तरह का कानून भी होना चाहिए। ये कानून जो है वो भी ग्लोबल नॉर्थ यानी कि अमेरिका और यहाँ से आए हैं, जो बने कानून 1990 के बाद। जैसे पर्यावरण संरक्षण कानून वो तो पहले ही बन गया था, लेकिन पर्यावरण एक EIA जो नोटिफिकेशन होता है कि जिसमें जन परामर्श होगा, कोई भी फैक्ट्री लगेगी, कोई भी कुछ माइनिंग होगा तो जन परामर्श होगा। लेकिन ये पूरा जो ढोंग है वो इसलिए रचाया गया ताकि ये लगे कि हम हर चीज नियमित रूप से कर रहे हैं, हम पर्यावरण के बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन क्या हुआ है कि आज के दिन, और ये पब्लिक हियरिंग्स कैसे होती थी, गोली के दम पे भी हुई हैं, झारखंड में हुई हैं, उड़ीसा में हमने देखी है, ये ठेकेदारों के लोग स्टेज पे बिठा के भी हो गई हैं, ये कागजों में भी हो गई हैं। तो लेकिन जो एक पूरा पर्यावरण का आंदोलन चला, जो अलग अलग संगठनों ने जिसमें जुड़े थे, वो कहीं ना कहीं कानून तक सीमित होने लग गया। पहले कहते थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भाषा सरकार यूज करती थी कि हम जो है सतत विकास करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये कि हम विकास तो करेंगे ही पूंजीवादी, उसको सतत कैसे रखा जाए वो हम देखेंगे। आज के दिन बात हो रही है ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ क्या है कि क्लाइमेट से हम बिल्कुल इसको रोकेंगे। क्लाइमेट चेंज को कैसे रोकेंगे? सभी जो देश है मिलके कॉन्फ्रेंस करते हैं हर साल, हर चौथे साल, उसमें एग्रीमेंट साइन होते हैं। पेरिस एग्रीमेंट है, कॉप जिसको बोलते हैं। लेकिन वहां पे क्या, कौन बात रख रहा है, किस तरह की बात हो रही है? बात ये हो रही है कि अब हम जो है फॉसिल फ्यूल कम करेंगे, मतलब कि पेट्रोल और कोयला कम जलाएंगे, लेकिन हम रिन्यूएबल एनर्जी जलाएंगे, हम सोलार बनाएंगे। तो पूरी टेक्नोलॉजी को ऐसा माना गया है, लेकिन हम ग्रोथ और पूंजीवाद और जो नव उदारवाद है, ये नीति नहीं बदलेंगे। हम सिर्फ उसका नाम बदल देंगे। पहले वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, अब हम ग्रीन ग्रोथ बोलेंगे। और ग्रीन ग्रोथ में अंबानी और अदानी और जो बड़ी कंपनियां हैं यही सोलार पार्क लगाएंगी। अभी अदानी का ऑनलाइन हो गया है। कच्छ के जो जहाँ पे घुमंतु पशुपालक और जो पूरे पशुपालक हैं वो अपने गाय और भेड़ें चराते हैं, वहाँ पे पूरे सोलार पैनल लगे हैं। कच्छ जैसी जगह में जहाँ पे पानी की कमी है, सोलार पैनल को तो धोना पड़ता है उसको साफ रखने के लिए, तभी जाके बिजली सही तरीके से बनती है। कितना पानी चाहिए सोलार पैनल्स धोने के लिए? अगर बड़े पैमाने पे सोलार प्लांट लगा तो वो उसके भी कई नुकसान है। पूरा चिले में जो है सोलार के लिए लिथियम माइनिंग हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि नहीं, हम कोयला खदान नहीं करेंगे, लेकिन हम चिले में जरूर जो है लिथियम खदान करेंगे और हम ये इससे हम क्लाइमेट चेंज रोक लेंगे। तो ये जो है हम इसकी टोपी उसके सर कर रहे हैं। हम इस समस्या का नहीं, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसी व्यवस्था को बिना बदले, सिर्फ टेक्नोलॉजी बदल के हम क्लाइमेट का या फिर अन्याय दोनों को ही नहीं मिटा सकते। पर्यावरण को भी नहीं बचा सकते और प्रकृति को भी नहीं बचा सकते, और हम न्याय भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें न्याय की जो बात है उसको पहले रखना होगा। और इस व्यवस्था के खिलाफ कौन सी दूसरी व्यवस्था होगी? हम कहते हैं कि ज्ञान और पूंजी और संसाधन, इन तीनों चीजों पे और निर्णय लेने की जो सत्ता है, इन चारों चीजों पे किसका हक है? जिसके पास लाठी है उसकी भैंस है। अब इसको हमें कैसे लड़ना है, ये हमारे सामने संघर्ष है। और इसमें ज्ञान की जो राजनीति है क्लाइमेट में, कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, ये साइंस की बातें हैं,
तो सामाजिक विज्ञान पे जो काम कर रहे हैं उनको भी कुछ नहीं आता, लोगों जनता को भी कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा माना जाता है। ये प्रॉब्लम जो है ये एक्सपर्ट सॉल्व करेंगे, तो हमें इस चीज को भी चुनौती देनी पड़ेगी कि इसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं है। When it talking about this climate changes, climate resilience, the global north, global south, the responsibility always come to the global south. Why the global south only the responsibility of climate justice, climate resilience? No, because we are victimized because of this neoliberalism. यह संघर्ष है उनके खिलाफ जो अपने आप को मालिक कहलाते हैं, जो अपने आप को प्रकृति के मालिक कहलाते हैं। उस विचारधारा के खिलाफ हमारा लड़ाई है, जो हमारे जैसे लोग खुद को मालिक नहीं बल्कि प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं। झारखंड में हम लोग जहां से आते हैं, हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और वहां हमारा जो विचारधारा है, जिसके ऊपर हमारा पूरा नींव है, हमारा पूरा समाज का नींव है, या झारखंड राज्य का जो गठन का एक पूरा नींव था, वो यही था कि हमारा विचारधारा के अनुसार हमारा एक व्यवस्था हो, और वो व्यवस्था, वो विचारधारा है कि हम संसाधनों के नहीं, हम प्रकृति के नहीं, हम उसके मालिक नहीं हैं, बल्कि हम उसके हिस्सा हैं, हम उसका अंग हैं। तो हमारा यह लड़ाई जो है प्रकृति के अंग कहलाने वालों और उनके खिलाफ, मतलब हम अंग कहलाने वाले जो प्रकृति के मालिक खुद को कहते हैं, उनके खिलाफ है, तो उस विचारधारा के खिलाफ है। तो उस विचारधारा का लड़ाई में हम अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से अकेले नहीं हैं, हम लोगों को एक सॉलिडारिटी की आवश्यकता है।